अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा आज का टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखते हैं जी लिमिट के बारे में। कैलकुलस में आपने पहले लिमिट के बारे में पढ़ रखा है। वो डेफिनेशन रियल फंक्शंस में, रियल एनालिसिस में किस तरह से है कि जब डोमेन किसी ख़ास नंबर को अप्रोच करती है, जब डोमेन किसी ख़ास नंबर को अप्रोच करती है तो जवाब में रेंज भी किसी ख़ास नंबर एल को अप्रोच करती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर x टेंड्स टू x नॉट, डोमेन में x किसी नंबर x नॉट को अप्रोच करता है तो रेंज में fx किसी नंबर l को अप्रोच करता है। ये प्रोसेस हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाता है। ये जो पूरी डेफिनेशन है, ये प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द लिमिट लिखी गई है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन as x tends to x naught exists and is equal to number L if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus L mod less than epsilon whenever 0 less than x minus x naught mod less than delta। अब इससे क्या मुराद है कि x माइनस एक्स नॉट मॉड लेस दैन डेल्टा, कि वो नंबर जिसे हम अप्रोच करवा रहे हैं वो इस कदर करीब हो कि उसका डिफरेंस किसी ख़ास नंबर डेल्टा से छोटा हो, तो जवाबन जो हमारी रेंज जिस नंबर को अप्रोच कर रही है उनके डिफरेंस भी किसी नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये है जी इसका प्रिसाइज। अब चूंकि हमने बढ़ना है कम्प्लेक्स लिमिट की तरफ, कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट की तरफ हमने आगे बढ़ना है, तो कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट बिल्कुल उसी वजन पर है। हमारे पास एक जी प्लेन होती है, एक डब्ल्यू प्लेन होती है। लिमिट ऑफ एफ एज जी टेंड्स टू जी नॉट, ये डेफिनेशन शुरू हो चुकी है जी। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एज जी अप्रोचेस टू जी नॉट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द नंबर एल। लिखा कैसे जाएगा? ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी, लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल जी एल। ये है जी। If for every epsilon greater than 0 there exists a delta positive such that इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा तो ये डोमेन में z माइनस जी नॉट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा। लिमिट की प्रिसाइज डेफिनेशन है। आसान लफ्जों में बात वही है जो कई दफ़ा की जा चुकी है कि जब डोमेन में कोई नंबर किसी ख़ास नंबर की तरफ अप्रोच करता है, जैसे z अप्रोचेस टू जी नॉट, तो जवाबन रेंज में एफ जी भी किसी नंबर एल को अप्रोच करेगा। यहाँ पर वो लिखा गया जी, ये जो स्टेटमेंट थी डोमेन के अंदर, 0 लेस देन जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन डेल्टा, अगर आप इसको एक निगाह गौर से देखें, हमने 2.1 चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी थी। ये हमारे पास डिलीटेड डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जी नॉट, यानी जी नॉट को इससे माइनस किया गया जिसकी वजह से हमने इसे डिलीटेड ऑफ जी नॉट नेबरहुड तो मॉडुलस वैल्यू ना इधर से इक्वालिटी नहीं है और दोनों तरफ से इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब है ये बाउंड्री शामिल नहीं होगी, बाउंड्री शामिल नहीं होगी इस नेबरहुड की। जी नॉट को भी इसमें से मिनहा कर दिया गया, तो ये डिलीटेड नेबरहुड के जुमरे में आए। अच्छा, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारे पास एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एल, वो भी नेबरहुड बनेगी डब्ल्यू में। बहरहाल ये जो प्रिसाइज डेफिनेशन है ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है।
अब आपको कहीं इसकी एप्लीकेशन भी करके दिखाते हैं, किसी क्वेश्चन पर इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं जी रिजल्ट क्या बनता है। ये हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लेस देन हो, तो ये एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट सिंस, जीरो को अप्रोच करे तो ये आंसर, और दूसरी तरफ से माइनस वन। बहरहाल नॉन एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्राइटेरियन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, कब नहीं करती, इफ f approaches two complex numbers, अगर फंक्शन दो नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है जो कि आपस में इक्वल नहीं है, टू डिफरेंट कर्व्स, टू डिफरेंट पाथ से डिफरेंट नंबर को अप्रोच करता है, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी आपने ये बात पढ़ रखी थी कि जिस नंबर की तरफ हमने अप्रोच करना है, खा वो किसी भी पाथ से अप्रोच किया जाए, आंसर तो सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी वो वजाहत करता है, कहता है शो दैट लिमिट जी अप्रोचेस जी, जी ओवर जी बार डज नॉट एग्जिस्ट। अल्लाह अकबर, कहता है ये एग्जिस्ट नहीं करती। चले जी हम भी जरा दो पाथ इसमें कंसिडर करते हैं। हमारे पास जी किसके इक्वल है, एक्स प्लस जीरो, एक्स प्लस आयोटा वाई। हम ये कहते हैं कि इसमें जी को जीरो की तरफ अप्रोच करना है, जी को जीरो की तरफ अप्रोच करना है, तो कौन सा पाथ इख्तियार किया जाए। ठीक है जी, चलो जी, दो ही या कम्प्लेक्स नंबर में दो ही रास्ते होते हैं, एक होता है रियल एक्सिस का और एक इमेजिनरी एक्सिस का। रियल नंबर एक्स होता है जबकि इमेजिनरी अमूमन हम वाई को लेते हैं। तो अगर हम रियल एक्सिस से आते हैं तो हमारी वाई वाली टर्म जीरो होगी, ये देखने जीरो होगी। इसका मतलब एक पाथ का हमने इंतखाब कर लिया, वेयर द रियल नंबर एक्स अप्रोचेस टू जीरो फॉर दीज पॉइंट्स, लिमिट जी अप्रोचेस जीरो, जी ओवर जी बार। इसमें अब हम लगाते हैं जी जी की वैल्यू लगाई, एक्स प्लस जीरो आया था, जी बार की वैल्यू लगाई, ये खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा, वन आ जाएगा, लिमिट पुट करने पर वन आंसर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ लेट जी अप्रोचेस जीरो, जी अप्रोच जीरो की तरफ जाएगा लेकिन इमेजिनरी एक्सिस का इंतखाब करते हुए जाएगा, उसमें रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। अब इसको जब चेक करते हैं जी ओवर जी बार, तो ये नीचे कॉन्जुगेट वैल्यू लगेगी, ये जब कैंसिल हो जाएगी माइनस वन। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको क्लियरली पता चल रहा है, ये देखें, रियल एक्सिस से अप्रोच करें तो आंसर वन आता है, इमेजिनरी एक्सिस से अप्रोच करें तो आंसर माइनस वन आता है। हाँ जी, तो आप बताएंगे क्या रिजल्ट निकलेगा अब यहाँ पर, क्योंकि दोनों आने वाले रिजल्ट सेम नहीं है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन ये है कि लिमिट, हाँ जी सही कहा, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब जरा और रियल मल्टीवेरिएबल में क्या कहता है, कहते जी आप एक से ज्यादा पाथ से भी आ सकते थे। अच्छा ये देखिए जी, रियल फंक्शन में अगर आप एक प्लेन के पॉइंट अप्रोच करता है दूसरे पॉइंट को, थ्री डायमेंशन की अब डिस्कशन हो रही है, तो यहाँ इनपुट में दो वेरिएबल आते हैं, आउटपुट रिजल्ट जी एक्सिस आता है। तो ये सारे का सारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस थ्री में आपने तीसरे सेमेस्टर में ये पढ़ रखा है कि किस तरह से मल्टी वेरिएबल में, या जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल दो हों और डिपेंडेंट वेरिएबल एक तीसरा जी एक्सिस हो, तब रिजल्ट कैसे अप्लाई होता है। ये वो है जी लिमिट,
ये सारी वही डेफिनेशन है, और ये उसने उसकी वजाहत भी की हुई है। उसने बताया हुआ है कि रूल कैसे लगते थे, लिमिट कैसे लगती थी, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, वो सारे के सारे रूल यहाँ पर लगाए जाते थे। ठीक है जी। तो कहता है कि वो रूल यहाँ भी हमारे दुरुस्त होंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द वेरी वेरी सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट इन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। वो पॉइंट ये है कि जब हमारा कोई फंक्शन एफ जी किसी लिमिट एल को अप्रोच करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिट यही था ना, लिमिट कैसे लगाई गई थी, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहाँ कर्सर रेड है, लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल एल इफ एंड ओनली इफ। देखिए जी कैसे पुट होता है, जी इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। जी नॉट कैसे पुट होता है, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। लेकिन जब फंक्शन में पुट होता है तो ये एफ जी भी कम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। इसका मतलब है इसमें भी आयोटा आना चाहिए, तो उसकी शक्ल फिर ये होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ये बात, यू एक्स यू प्लस आयोटा वी होता है, लेकिन यू भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। ठीक है जी। अब जब जी जी नॉट को अप्रोच करेगा, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जब जी जी नॉट को अप्रोच करेगा, जवाबन एफ जी एल को अप्रोच करेगा, लेकिन साथ रियल पार्ट को अप्रोच करेगा, इमेजिनरी पार्ट को अप्रोच करेगा। ये नजर आ रहा है जी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जब ये लिमिट अप्लाई होती है तो पूरा रियल पार्ट, उसकी अलग लिमिट आती है यू नॉट, और इमेजिनरी पार्ट की अलग लिमिट आती है, दैट इज वी नॉट। ठीक है। इस यू नॉट और वी नॉट के सम से वो एफ जी जिस नंबर को अप्रोच कर, वो नंबर तब बनता है क्योंकि ये लिमिट कम्प्लेक्स नंबर फंक्शन में, कम्प्लेक्स फंक्शन में जो लिमिट भी आनी है वो भी, ये देखिए कम्प्लेक्स लिमिट आ गई, यहाँ से ये रिजल्ट निकला। ठीक है जी। अब जरा कहता है लिमिट एवेलुएट कीजिए, जी अप्रोचेज 1 प्लस आयोटा, किस फंक्शन के लिए, जी स्क्वायर प्लस आयोटा। हमारा एफ जी है क्या है जी, जी स्क्वायर प्लस आयोटा। जी स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, रियल पार्ट अलग कीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कीजिए। अब आप यही ऊपर जो अभी थ्योरम पढ़ा है, उस थ्योरम को की मदद से हमने इसके यू पार्ट अलग कर लेना, ये रियल पार्ट यू पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट वी पार्ट। जबकि हमने इसको अप्रोच करना है 1 प्लस आयोटा, इसमें 1 रियल पार्ट है और यहाँ 1 इमेजिनरी पार्ट है। तो ये लिमिट्स कैसे आएगी, लिमिट यू नॉट के एक्स वाई अप्रोचेज 1 1, जबकि रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी नॉट कैसे आएगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज 1 1 टू एक्स वाई प्लस 1। सो बोथ ऑफ दीज लिमिट इन्वॉल्व ओनली मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल। यानी आप ये गेस कर सकते हैं कि हमारे कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन जब यू वी में ये चले जाएंगे तो ये हमारे मल्टी वेरिएबल के स्टाइल में चले जाते हैं, मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन का रंग आ जाता है। अब यू नॉट लिमिट अप्लाई करें तो वो वैल्यू लगाने से 0 आ गई, वी नॉट हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से इस पे ये 3 आ गई। लिमिट एल क्या आएगी, कम्प्लेक्स लिमिट ये होगी यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट, यू नॉट की वैल्यू भी लगी, वी नॉट की 3 आयोटा। ये जी हेंस ये हमने एवेलुएट कर ली, मल्टी वेरिएबल फंक्शन के स्टाइल से हमने इसकी लिमिट को एवेलुएट कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ जी है, एक जी जी। एफ जी की लिमिट एल आ रही है, जी जी की लिमिट एम आ रही है, तो सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो कहता है जी ये हमारी पहला रूल है, सी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लिमिट अप्लाई होने से एल, तो सी एल की प्रोडक्ट हो जाएगी। ये सम और डिफरेंस रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, ये डिवीजन रूल है। ठीक है। ये डिनोमिनेटर की लिमिट 0 नहीं आनी चाहिए, ये दिखाया गया है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट्स है हमारे पास। इसका प्रूफ भी उसने किया है, एग्जांपल्स की मदद से इन सब की उसने वजाहत भी की है।
जी उनकी वजाहत अब यहाँ पर दो उसने एग्जांपल्स दी है, किस तरह से कैसे कैसे प्रोडक्ट रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, सारे रूल उसने लगाकर ये सॉल्यूशन बनाए हैं। ये आपने करने हैं, इन्हें खुद कीजिएगा। ठीक है जी। ये देखिए लिमिट्स वैल्यूएट की हुई है। अच्छा, अब आपने इसमें लिमिट ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन आपने लिखनी है, रियल एक्सिस की, रियल एनालिसिस की, या कैलकुलस में जो लिमिट की डेफिनेशन है वो भी लिखनी है। फिर आपने कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट की जो डेफिनेशन है वो भी लिखनी है। ठीक है जी। और नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया भी आपने लिखना है। ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स फंक्शन की वो लिखनी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अलग अलग लिमिट की ये क्राइटेरिया भी लिखना है। ये जिसमें प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ दरअसल वो ये वाले 4 रूल हैं, ये 4 रूल भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यूटी की। रियल फंक्शन में कंटिन्यूटी क्या थी? वो 3 पॉइंट्स होते थे, वो एफएससी में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर आपको याद हो कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। A function f(x) is said to be continuous function at a point C if and only if following 3 conditions are satisfied। पहली ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, फंक्शन डिफाइंड हो। दूसरी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तीसरा, वैल्यू और लिमिट बराबर हो। ये बात है। एक्स नॉट पर कहता है जी कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स नॉट पर ये वैल्यू है, ये लिमिट है, वैल्यू और लिमिट बराबर आ गई, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, बात खत्म हो गई। तो कहता है जी कि ये हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू क्या है। वैल्यू इस पर ली जाएगी, ये देगा x-1। ठीक है जी। ये यहाँ से वैल्यू लेंगे, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये देख लें कि हमारे पास क्या क्या लिमिट्स आती हैं। एक पॉइंट पर 2 आएगी, दूसरे पर देख लीजिए क्या आएगी। बहरहाल ये बिल्कुल एफएससी के स्टाइल का क्वेश्चन है, और इसको आपने x इक्वल 0 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और x इक्वल 1 पर भी, 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी इसकी देखिएगा। अब हम बात करते हैं जी कंटिन्यूटी ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन। स्टाइल वही, क्राइटेरिया वही, लेकिन अब पुट होने वाला पॉइंट रियल नंबर नहीं होगा, बल्कि हाँ जी सही कम्प्लेक्स नंबर होगा। A complex function f is continuous at a point z naught if लिमिट z अप्रोचेज z naught f z इक्वल f z naught। ये वैल्यू है, ये लिमिट है, ये दोनों बराबर हो तो कंटिन्यूस होता है, बराबर ना हो तो कंटिन्यूस नहीं होता। ये लीजिए जी, आपको एफएससी में वापस ले गए। अ कम्प्लेक्स फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट z naught। अच्छा बताएंगे एफएससी में कहाँ पर है? हाँ जी पहले चैप्टर में है, और 1.3 लिमिट की एक्सरसाइज है पहले चैप्टर में। एफएससी सेकंड ईयर में 1.4 आपके पास कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज है। तो वहां पर जैसे डेफिनेशन लिखी गई उसके वजन पर ये बनाई गई है। पता नहीं वहां टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ से ली है या इस जिल ने हमारी पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक से ली है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बिल्कुल वही वजन है। A complex function f is continuous at a point z naught if each of the following 3 conditions hold। पहली, लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन जी नॉट पर डिफाइंड हो, और लिमिट और वैल्यू बराबर हो। ठीक है जी। लेकिन अगर ये इनमें से कोई एक शर्त भी फेल हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f is not continuous at a point z naught then we say that f is discontinuous at the z naught। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फंक्शन है,
ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है? एच जी इक्वल आयोटा पर एंड जी इक्वल माइनस आयोटा पर। इसका मतलब है ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि ये फंक्शन है, चेक करो इसकी कंटिन्यूटी आयोटा पर भी और माइनस आयोटा पर भी। ये आपने इसे चेक करना है। एक और हमारे पास एग्जांपल आ गई, जी स्क्वायर माइनस आयोटा जी प्लस 2। जी नॉट ये है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक, इसमें दो काम कर रहे हैं, एक ये वैल्यू, दूसरी ये लिमिट। चलिए जी लिमिट इसमें देखते हैं। लिमिट अप्लाई करें जी स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस 2 पर 1 प्लस आयोटा शरीफ को पुट करना है, जी में लग गया, ये लग गया। 1 माइनस 3 आयोटा इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब बारी आती है वैल्यू की, उसके अंदर 1 माइनस आयोटा पुट कीजिए, वो भी 1 माइनस 3 आयोटा, लिमिट वैल्यू सेम आ गई। रिजल्ट क्या निकला? ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कहाँ? 1 माइनस आयोटा पर। ये फंक्शन कंटिन्यूस है 1 माइनस आयोटा पर। डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। कहता जी ये भी साबित करो कि ये डिसकंटिन्यूस होता है एट पॉइंट जी नॉट माइनस 1। बहरहाल ये आप खुद से कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। इसकी जो वही प्रॉपर्टीज जिस तरह से, जिस अंदाज से आपने रियल में पढ़ी हुई है। इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स अलग अलग कंटिन्यूस होंगे। ये हमारे पास एफ जी फंक्शन है, ये जी नॉट पॉइंट है जिसको अप्रोच करना, तो जवाब बना एफ जी किसी नंबर एल को अप्रोच करना। द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट जी नॉट इफ एंड ओनली इफ। ये देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट है। ये मल्टीपल चॉइस में इस्तेमाल होता है, एग्जाम का हिस्सा बनता है। कहता है जी को फंक्शन जी नॉट पर तब कंटिन्यूस होता है अगर उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कंटिन्यूस हो। अगर फंक्शन का रियल पार्ट u कंटिन्यूस हो, v कंटिन्यूस ना हो, या u कंटिन्यूस ना हो, v कंटिन्यूस हो जाए तो वो तो डिसकंटिन्यूस है। दोनों पार्ट्स का अलग अलग कंटिन्यूस होना लाजिम है। ये जी अगेन एक और एग्जांपल, एफ जी इक्वल जी बार इज कंटिन्यूस ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो डिफरेंट पाथ पर पॉलिनोमियल की शक्ल में उसने चेक किया है, जी बार एक्स प्लस आयोटा वाई बार यानी एक्स माइनस आयोटा वाई इज कंटिन्यूस एट जी नॉट इफ बोथ, अगर u की लिमिट x आए, v की लिमिट, अगर u हमारे पास x के बराबर है, यस दिस, v हमारे पास माइनस y के बराबर है, आर कंटिन्यूस एट x नॉट बिकॉज u v आर टू वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन, इट फॉलोज दैट। ये देखें u x के बराबर जब लिमिट होगी x नॉट बन जाएगा, v हमारे पास माइनस वाई के इक्वल है, जब लिमिट पुट होगी माइनस वाई नॉट बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट, रिजल्ट निकला कि वो कंटिन्यूस है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस, हमारा ओवरऑल फंक्शन ही कंटिन्यूस होगा। ये है जी वो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये देखिए अगेन पेपर की मल्टीपल चॉइस आ गई आपके सामने। ये अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है फाइनल आपका तो इस किस्म के सवाल बनेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कंटिन्यूस ही होगा। दो कंटिन्यूस फंक्शन की सम भी कंटिन्यूस होगी, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगी और उनका डिवीजन तब तक कंटिन्यूस होगा अगर वो डिनोमिनेटर में जीरो मुहैया नहीं करता। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी।
रियल में, कैलकुलस में। तो अब हम ये बात कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आज देख लीजिए। रैशनल फंक्शन भी अमूमन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। अब आपने दो कंटिन्यूस फंक्शन की आपने जाकर डेफिनेशन लिख ली है कमेंट सेक्शन में। वहाँ पर आपने पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी कि ये क्या होता है, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी ये क्या होता है। और ये मैं आपसे पहले भी लिखवा चुका हूँ कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, ये पहले भी आपने लिखा था। बहरहाल बाउंडेड प्रॉपर्टी आज ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। ये आज का काम आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस की जाएगी। आज का ये सेक्शन यहीं पर ही तमाम करते हैं। अभी ये ब्रांच कट और दीगर चीज़ें आ गई हैं। ये लिमिट का सेक्शन 2.6 था, ये हमारा ख़त्म हुआ। इस सेक्शन के बाद हमने ये इस चैप्टर में से आखिरी सेक्शन था हमारा। अभी हमने मूव कर जाना है कहाँ पर, चैप्टर 3 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग द नीड, ज़रूरत के मुताबिक जिस सेक्शन को ज़रूरत हुई वही हम करेंगे। अभी इसकी इंशाल्लाह टर्म नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। आज तक का इतना ही। अल्लाह हाफिज़।